अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तौबा है भाई, हुमा की सास ने तो लगता है तंजियाबाद में पीएचडी कर रखी है। 15 मिनट के लिए उनके पास बैठी थी और उन्होंने इन 15 मिनटों में जो मायनी फ़िक्र और तंजिया बातों के सिवा कोई सीधी बात ना की। हिम्मत है हुमा की जो ऐसी टेढ़ी सास को बर्दाश्त किए जा रही है। तारा आपी ने हुमा के कमरे में आकर हुमा की बर्दाश्त को सलाम पेश किया। हुमा के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। वो आम शादीशुदा औरतों की तरह ससुराल वालों की बुराइयां मैके में करने की आदी न थी। ये सबक उसकी मरहुमा माँ ने पढ़ाया था। वो कहती थी, शौहर और शौहर के घर वालों की इधर उधर बुराइयां करने से औरत सिर्फ अपना भरम खोती है। लोग या तो तरस खाते हैं या फिर चस्के लेकर मज़ीद गुनसोइयाँ लेते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपने घरेलू मसले घर की चार दीवारी से बाहर ना निकलने दें। और वैसे भी वक्त गुजरने के साथ साथ औरत के कदम ससुराल की सरजमीन पर मजबूती से टिक जाते हैं और छोटे मसले मसाइल खुद ब खुद दम तोड़ देते हैं। हुमा ने तो माँ की ये नसीहत पल्लू से ही बांध ली थी। उसने कभी मैके वालों के सामने ससुराल की कोई बुराई ना की थी, लेकिन मैके में कोई भी रिश्तेदार उससे मिलने ससुराल आता तो उसे चंद मिनटों में ही ससुराल में हुमा की औकात का पता चल जाता। अपना भरम टूटने पर हुमा के पास चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाने के सिवा कोई चारा न रहता था। आज उसकी खालाजाद बहन तारा आपी छोटी भाभी को साथ लेकर उससे मिलने उसके ससुराल आई थी। वह अरसा दराज से बैरून मुल्क मुकीम थी। बरसों बाद पाकिस्तान आई। उनका क़याम उनके जेठ के यहाँ था। सब रिश्तेदार उनसे मिलने उनके पास पहुँचते रहे। जो जाता उन्हें अपने यहाँ आने की खसूसी दावत देकर जाता। सिर्फ हुमा को ही तारा आपी के पास जाने की फ़ुर्सत ना मिल पाई थी। तारा आपी वैसे तो उसकी खालाजाद बहन थी, लेकिन हुमा को वो सगी बहनों की तरह ही अजीज़ थी। हुमा के बचपन में तारा आपी ने उसके बहुत लाड उठाए थे। वो शादी के बाद कनाडा जा बसी थी। बरसों बाद उनका पाकिस्तान चक्कर लगता। वो जब भी पाकिस्तान आती हुमा सबसे पहले उनसे मिलने पहुंचती, लेकिन ये उसकी शादी से पहले की बात थी। इस बार तारा आपी को आए 20 दिन से ज़्यादा हो गए थे। हुमा बावजूद ख्वाहिश के उनसे मिलने ना जा पाई थी। तारा आपी छोटी भाभी को साथ लेकर खुद ही हुमा से मिलने उसके ससुराल पहुंच गई थी। वो हुमा और साकिब के लिए ढेरों तोहफे लाई थी। हुमा तारा आपी को अचानक देखकर पहले तो बेतहाशा खुश हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उस खुशी पर बौखलाहट ने गलबा पा लिया था। अम्मी लाउंज में आन निकली थीं और उनकी शक्ल देखकर हुमा के औसान वैसे ही ख़ता हो जाते थे। उसने फ़ौरन ही तारा आपी से सास का तारुफ कराया था। कितनी देर से अपने कमरे में लेटी थी, कानों में आवाज़ें तो पड़ रही थीं। बहू की चहकती आवाज़ सुनकर अंदाज़ा तो हो गया था कि कोई ख़ास मेहमान मिलने आए हैं। पहले तो हम मुंतज़िर रहे कि कोई हमसे मिलने हमारे भी कमरे में झांकेगा। फिर सोचा क्यों बहू के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने कमरे तक आने की ज़हमत दूँ, खुद ही सलाम करने हाजिर हो जाती हूँ। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर अम्मी जान पर तपाक अंदाज में तारा आपी से मिली थी, लेकिन उनका तंजिया लहजा किसी तौर पर नज़रअंदाज करने के काबिल न था। एक लम्हे को तो तारा आपी भी चुप रह गईं। हुमा की तो ऐसे किसी भी मौका पर ब खुद बोलती ही बंद हो जाती थी। आखिर भाभी ने ही उनसे उनकी तबीयत के मुतालिक इस्तफसार करके गुफ्तगू का मौज़ू बदलने की कोशिश की। घुटनों और जोड़ों के दर्द ने आजिज़ कर रखा है बेटी, लेकिन शुक्र है फिर भी अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे रखी है कि अपने काम खुद ही निपटा लेते हैं। किसी का एहसान लेने की नौबत नहीं आती। सीधे से सवाल का फिर टेढ़ा सा जवाब मिला था। छोटी भाभी खुद खासी तंग मिजाज थी। उन्होंने हुमा की सास को मज़ीद लिफ्ट कराना मुनासिब ना समझा। चलो अपने बेडरूम में आकर एसी ऑन करो, मैं तुम्हारे बेडरूम पर 2 घड़ी लेट कर कमर सीधी कर लूँ। अब तो ज़्यादा देर ना तो खड़ा हुआ जाता है ना बैठा जाता है। भाभी ने हुमा को मुखातिब किया और उनकी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा था। तारा आपी जाने क्या सोचकर उन्हें साथ ले आई थी। उनकी हैत देखकर हुमा को खुद ही शर्म सी आ गई। वो फ़ौरन उन्हें साथ लिए अपने बेडरूम में आ गई। तारा आपी मुरव्वत में उसकी सास के पास लाउंज में ही बैठकर गपशप लगाने लगी थी। शुक्र है साकिब किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। छोटी भाभी मज़े से पाँव पसार कर बेड पर लेट गई थी। आप घर पर रेस्ट करती भाभी, तारा आपी के साथ किसी और को भेज देती। उसने रसानियत से उन्हें मुखातिब किया। घर पर तुम्हारी बड़ी भाभी के मैके वालों ने हल्ला बोल रखा था। बड़ी भाभी को मेरी तबीयत की कब परवाह होती है। अपने पूरे ख़ानदान को ज़हरा ने
पर मधु कर किया तो वो तो शुक्र है तारा बाजी आ गई। मैं तो फ़ौरन इनके साथ निकल आई। अब तुम्हारे यहाँ से फारिग होकर आसपा चच्ची के यहाँ जाने का इरादा है। छोटी भाभी ने बताया तो हुमा ने इस्बात में सर हिलाया। फिर उन्होंने टीवी का रिमोट से कर खुद खातिर तवाज़ा का सामान करने किचन में जा घुसी। कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स की ट्रे लेकर जब वो वापस बेडरूम में आई तो तारा आपी भी वहीं आ गई थी और अब उसकी सास की तेज़ी तरारी पर इजहार ख्याल कर रही थी। साकिब अपनी माँ को ऐसी बातों पर नहीं टोकता। क्या बंदा घर आए मेहमान का ही कुछ लिहाज कर लेता है। तुम्हारे बारे में मुस्तकिल तंजिया फ़िक्रें बोलती रही। मेरे जी में तो आया कि कहूँ कि हमारे ख़ानदान की सबसे भोली भाली बच्ची से भी अगर आपको शिकायत है तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है बड़ी भी। फिर यह सोचकर खामोश रही कि मैं तो ज़रा सी देर में चली जाऊंगी, बाद में तुम्हें उनकी और उल्टी सीधी बर्दाश्त करना पड़ेगी। तारा आपी को हुमा की खरांड सास से मिलकर ठीक ठाक गुस्सा आ गया था। अम्मी जान दिल की बुरी नहीं है आपी, बस उनकी आदत ही कुछ ऐसी है। हुमा ने ख्वामा व खां सास की सफाई पेश करने की कोशिश की। दिल में कौन झांक कर देख सकता है चंदा, बंदे की अच्छाई बुराई का ज़बान से ही पता चलता है। तारा आपी ने गहरी सांस अंदर खींची थी। हुमा खामोश हो गई। तारा आपी और छोटी भाभी ज़रा सी देर में वापस चली गई थी। हुमा ने उनसे वादा किया था कि वो बहुत जल्द साकिब के साथ उनसे मिलने आएगी। साकिब वाकई उसे 2 दिन बाद तारा आपी से मिलवाने ले गया था। बहुत समझदार और साबिर शाकिर बीवी है तुम्हारी साकिब मियाँ, इसकी कदर किया करो। तारा आपी ने साकिब को नसीहत की थी। साकिब ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिला दिया। वो भला मानस शख्स था, हुमा से मोहब्बत भी करता था और उसका ख्याल रखने की अपनी सी हर मुमकिन कोशिश भी करता था, लेकिन अपनी माँ की हर वक्त तंज करने वाली आदत का इसके पास भी कोई तोड़ ना था। वो बीवी को ही बर्दाश्त करने की तलकीन करता। हुमा में बर्दाश्त का मादा बहुत था, लेकिन जब किसी दूसरे के सामने इज्जत अफजाई होती तब जब्त करना मुश्किल हो जाता। इस रोज़ वो दोपहर के काम निपटाकर ज़रा सुस्ताने लेटी तो जल्द ही गहरी नींद ने आन घेरा। रोज़ की निस्बत खासी देर से आँख खुली। वो बौखलाकर कमरे से निकली। अम्मी जान की चाय का वक्त था और उन्हें अपने किसी भी काम में ज़रा भी देर सवेर गवारा नहीं थी। किचन में जाने से पहले लाउंज से गुज़र हुआ तो पड़ोस की फातिमा आंटी को उनके पास बैठे देखा। उसने रुककर उन्हें सलाम किया। उठ गई बेटी, आओ ज़रा 2 घड़ी को यहाँ फातिमा के पास बैठो, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और तुम सिर्फ चाय पियोगी या साथ कोई केक बिस्किट भी लाऊं? वह पाँव में स्लीपर डालकर बहू से इस्तफसार कर रही थी। आ बैठे अम्मी, मैं 2 मिनट में चाय बनाकर लाई। हुमा शर्मिंदा होते हुए बोली, अरे हम तो घंटे भर से बैठे ही हुए थे, कब से चाय की तलब हो रही थी। फिर तुम्हारी फातिमा आंटी भी आ गई। उन्हें अकेला बिठाकर किचन में जाती अच्छी लगती क्या? बस इसीलिए तुम्हारी मुंतज़िर थी। तुम जाग गई हो तो बैठो, खूब सोई, थकन तो उतर गई होगी, बाकी गर्मा गर्म चाय पीकर उतर जाएगी। अभी तुम्हें चाय बनाकर पिलाती हूँ, बस 2 मिनट की मोहलत दो। वह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपने मखसूस तंदिया अंदाज में मुखातिब थी। मैं चाय लाती हूँ अम्मी, आप बैठे। हुमा धीरे से कहकर किचन में चली गई। वो मज़े से बैठकर पड़ोसन से गप्पे लगाने लगी थी। मकसद बहू को शर्मिंदा करना था, सो वो मकसद पूरा हो गया था। साकिब की दुल्हन तो बहुत सीधी है ज़ैनब, यह बताओ सरमत के लिए लड़की की तलाश मुकम्मल हो गई क्या? फातिमा बेगम पूछ रही थी। साकिब की दुल्हन इतनी सीधी नहीं है, गुनों की पूरी है। मेरे भोले भाले बेटे को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। हालांकि ना शक्ल ना सूरत में का भी तगड़ा नहीं है। वो तो मेरी मत मारी गई थी जो मैंने अपने हीरे जैसे बेटे की यहाँ किस्मत फोड़ दी। सरमत के लिए लड़की का इंतखाब खुद छान फटक कर करूँगी। 2 ही तो बेटे हैं मेरे। अब बहू के इंतखाब में गलती की गुंजाइश ही कहाँ बचती है। वो नक़ुवत भरे अंदाज में बोली थी। फातिमा बेगम ने भी हनकारा भरा था और फिर दर्जनों लड़कियां मुस्तरद करने के बाद ज़ैनब बेगम ने छोटी बहू ढूंढ ही ली थी। खूब अमीर कबीर फैमिली थी, लड़की भी खूबसूरत थी। खूब धूमधाम से हुमा की देवर की शादी हुई और नाजुक अंदाम शाज़मीन दुल्हन बनकर ससुराल पहुंच गई। ज़ैनब बेगम ने शुरू में नई बहू के खूब चाव चोचले उठाए, बल्कि ये चोचले हुमा को ही उठाने पड़े कि अम्मी जान को तो सिर्फ हुक्म देना आता था। फिर शादी के 2 बरस के बाद अल्लाह ने हुमा को खुशखबरी से नवाज दिया। हुमा का रवा अपने रब का शुक्र गुज़ार था। रुआं साकिब की खुशी का भी कोई ठिकाना न था। गायनोकोलॉजिस्ट ने हुमा की वीकनेस की वजह से उसे भरपूर डाइट और मुकम्मल रेस्ट की तलकीन की थी। साकिब ने घर आकर डॉक्टर की नसीहतें मनो आन दोहरा दी थी। हाँ भाई, अनोखा बच्चा पैदा करने चली हैं बहू बेगम।
ज़ैनब बेगम भी खुश तो थीं, लेकिन तंज़िया फ़िक्रा भूले बिना ना रह पाईं। बहरहाल उन्होंने छोटी दुल्हन को घर के कामों में हाथ बटाने की हिदायत कर दी थी। सच भी यही था कि उन्हें शाज़मीन का हर वक्त कमरा बंद करके आराम करना खलने लगा था। शाज़मीन ने घर के कामों में हिस्सा लेना शुरू तो कर दिया था, लेकिन वो घरेलू कामकाज में अनाड़ी थी। हुमा से तरीके पूछकर कुकिंग करती, चीज़ अच्छी पक जाती तो फ़राक दिली से उसका क्रेडिट सबके सामने हुमा को ही देती। देवरानी के हवाले से हुमा के ज़हन में जो खदशात थे वो अब दम तोड़ चुके थे। शाज़मीन अच्छे मिजाज की लड़की थी। वो हुमा को जिठानी नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन का दर्जा देती थी। हुमा का भी उस हंसमुख और लाउबाली सी लड़की से बहुत मोहब्बत वाला ताल्लुक़ उस्तवार हो गया था। शाज़मीन के मिजाज में बहुत बचपना भी था। हुमा की अक्सर बेवकूफ़ियों पर हंस हंस कर दोहरी हो जाती, लेकिन फिर उसे अक्ल से काम लेने की हिदायत भी करती। दोनों देवरानी जिठानी का ताल्लुक़ देखकर ज़ैनब बेगम बेचैन सी रहती थीं। हुमा पुरानी थी, उन्हें इस पर ज़्यादा ना आता। अलबत्ता शाज़मीन के तौर तरीके उनकी बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे थे। सरमद तो साकिब से बढ़कर ज़न मुरीद था। ज़ैनब बेगम बीवी से उसका अल्तफ़ात देखकर पहरू उड़ती। अब उनकी तोपों का रुख शाज़मीन की जानिब हो गया था, लेकिन शाज़मीन में हुमा जैसी बर्दाश्त ना थी। इस रोज़ जब शाज़मीन और सरमद शाम को सैर सपाटे के लिए निकल रहे थे, ज़ैनब बेगम को जलाल चढ़ गया। उन्होंने रोज़ के सैर सपाटों पर बेटे बहू को बेनक़्त सुनाई। सरमद तो माँ के पास बैठकर उनका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता रहा। शाज़मीन वापस अपने कमरे में चली गई। मेरा घुटना पकड़कर क्यों बैठा है, जाकर अपनी बीवी को मना, देखा नहीं कैसे तन फन करती गई है। उन्होंने सरमद को झिड़का, पहले आपको तो मना लूँ फिर बीवी को भी मना लूँगा। मर्द बेचारा तो चक्की के दो पाटों के दरमियान पिसता रहता है। सरमद ने ठंडी सांस भरकर खुद कलामी की। ज़ैनब बेगम बेटे को घूर कर रह गई। रात तक शाज़मीन कमरे से बाहर ना निकली। ज़ैनब बेगम को बहू पर मज़ीद ताव चढ़ता रहा। सुबह शाज़मीन कमरे से निकली, तब भी उसके चेहरे के ज़ाविये बिगड़े हुए थे। कोई बहू भी यूँ तेवर दिखा सकती है, ये ज़ैनब बेगम के लिए नया तजर्बा था। सरमद और साकिब ऑफिस चले गए तो ज़ैनब बेगम ने बहू की तबीयत साफ़ करने की ठानी। शाज़मीन मुंह फुलाए अपने हिस्से का काम निपटाती फिर रही थी। जब ज़ैनब बेगम ने उसे आवाज़ देकर बुलाया, जी अम्मी कोई काम है क्या, उसने लठमार अंदाज में पूछा। मेरी ऐसी मजाल कहाँ कि मैं तुम्हें किसी काम का कहूँ। मैंने तो तुम्हें माफ़ी मांगने के लिए बुलाया है, माफ़ कर दो भाई। हमने कल तुम्हारी शान में कुछ गुस्ताखी कर दी थी। तुम्हारे चेहरे के ज़ाविये दुरुस्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मान लिया भाई, बहुत बड़ा कसूर सरजद हो गया था मुझसे। आइंदा हमारी तौबा। जो तुम्हें किसी बात पर टोका, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं तुमसे। वो अपनी मखसूस तंज़िया अंदाज में बहू से मुखातिब थीं। हाथ भी जोड़ दिए। पास बैठी हुमा ने बौखलाकर कहा, पहले सास और फिर देवरानी को देखा। उसे पता था कि शाज़मीन अब बुरी तरह सटपटा जाएगी। कैसी नाराज़गी, कहाँ की नाराज़गी। उसे अपने करदा ना करदा जुर्म की फ़ौरन माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सास के जुड़े हाथ खुलते हुए उसे उसकी कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हद करती हैं आप अम्मी जान, क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं। आप बड़ी हैं, डांट टपट और रोक टोक का इख्तियार रखती हैं। आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हुमा मुंतज़िर थी कि शाज़मीन कुछ इस तरह के जुमले बोलेगी, मगर वो बोली तो क्या। मुझे अंदाज़ा था अम्मी जान कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। अब इस बात को जाने दें, बस आइंदा ख्याल कीजिएगा। बहुत बेनियाज़ी से सास की जानिब फ़िक्रा उछालकर शाज़मीन किचन में घुस गई। ज़ैनब बेगम की आंखें फटी की फटी रह गई। बेसाख्ता कहके का गला घोंटने का जतन करते हुए हुमा के दांत भींच गए थे और आंखों में पानी जमा होने लगा। उस वक्त तो उसने जैसे तैसे ज़ब्त से काम लिया, मगर अपने कमरे में जाकर दिल खोल कर हंसी थी। बाद में उसने शाज़मीन को समझाया ज़रूर था, आइंदा ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। अम्मी बड़ी हैं, तुम्हें उनका अदब लिहाज मलहूज़ रखना चाहिए था। ऐसी हरकतों से वो तुमसे मज़ीद बरगश्ता हो जाएंगी। उसने शाज़मीन को रसानियत से मुखातिब किया। जानती हूँ हुमा भाभी, आइंदा एहतियात करूँगी, लेकिन मैं भी क्या करती। अम्मी जान की तंज़िया बातें अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हैं। अब कुछ दिन तक मैं अपनी ज़बान काबू में रखूँगी तो कम से कम अम्मी जान भी कोई तंज़िया बात कहने से पहले 3 बार तो ज़रूर सोचेंगी। शाज़मीन मज़े से बोली। तब हुमा ने उसे तातीबी अंदाज में घूरना चाहा था, मगर अगले ही पल वह हंस पड़ी। शाज़मीन के तर्ज़ अमल से इख्तलाफ ही सही, मगर जीने का अंदाज़ उसके मन को भा गया था। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।